हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। इस वक्त वेस्ट बंगाल के इलेक्शन न सिर्फ देश में बल्कि दुनिया भर में चर्चा का विषय बने, और इस चर्चा की वजह यह है कि भारतीय जनता पार्टी जो जो उसका तरीका है इलेक्शन जीतने का, साम दान दंड भेद जिसे कहा जाता है, वो हर तरह से इलेक्शन जीतने की कोशिश करते हैं। और उनके गृह मंत्री जो अमित शाह जी हैं, उनको चाणक्य कहा जाता है इलेक्शन जीतने का। जिस तरह से वहां से खबरें आ रही हैं, वो जो गोदी मीडिया है वो मोदी जी की रैली में बहुत ज्यादा भीड़ बताता है, लेकिन कहीं कहीं सोशल मीडिया से ऐसी खबरें आती हैं कि नहीं, वो शायद ठीक नहीं है। इस सब को हालात को समझने के लिए मेरे साथ खास मेहमान कोलकाता से हैं, सीनियर जर्नलिस्ट प्रतिम रंजन बोसु, जो ओपेड राइटर हैं, रिसर्चर हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। प्रतिम रंजन बोस साहब, आपने वक्त दिया हमें, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप बताइए कि ये इलेक्शन इस बार वेस्ट बंगाल में डिफरेंट क्यों है, किस वजह से ये बिल्कुल आमने सामने की लड़ाई महसूस हो रही है। आप क्या कहते हैं इसके बारे में? Well, thank you for inviting me. देखिए, वेस्ट बंगाल का इलेक्शन इस बार एक तो यह है कि स्टेट कोई 40 साल तक एक पूरी तरह से सिंगल पार्टी रूल में चल रहा है। पहले जब मार्क्सिस्ट लोग था, वो 7 टर्म्स था, 34 इयर्स। उसके बाद तृणमूल कांग्रेस आया, लेकिन इसका जो पैटर्न वो सेम है कि ऑपोजिशन को कोई स्पेस मत छोड़। अब एकदम पूरा जम के बैठते हैं यहाँ, जैसे कि यहाँ पे आपको मालूम होगा ये, क्योंकि आप जब देखिएगा कि बहुत ज्यादा स्विंग लगता है वेस्ट बंगाल में वर्डिक्ट चेंज होने के लिए। और एक बात देखिएगा कि यहाँ पे 70s से कभी एक ही बार दो बार बिटवीन 67 एंड 1969, उस टाइम थोड़ा सा इसका कोई फ्रैक्चर्ड वर्डिक्ट आए थे। नहीं तो हमारा यहाँ पूरा किसी का तरफ जाते हैं वर्डिक्ट। ये इसलिए है कि रूलर का अगेंस्ट कुछ वोट देना एक अपराध माना जाता है। ओके, आपका ये इसका बहुत बड़ा नतीजा हो सकता है, आप अगर उसको ये हो गया कि वो आपका साथ नहीं है। तो ये जो है, इसलिए यहाँ पे जब कुछ चेंज होता जैसे, तब ये बड़ा बात बन जाए। और दूसरा बात ये है कि आप इंडिया का कोई स्टेट देख लीजिए, सबसे जो करीबी होगा वो है तमिलनाडु, जहां पे रीजनल पार्टी का रूल रहा 67 से। लेकिन अंतर क्या है तमिलनाडु से? 2 चीजें में अंतर है। एक, तमिलनाडु का पॉलिटिक्स सेंट्रल का पॉलिटिक्स का साथ जुड़े हुए थे, उसका मिनिस्टर्स था सेंटर में। और कांग्रेस और अभी बीजेपी दोनों तरफ ये एआईडीएमके डीएमके का साथ रूलिंग कोalition में आ जाता। तो इसका मतलब है जो नेशनल पार्टी उसका स्टेट में वो एक रूलिंग कोalition का साथ होता, पावर का पास होता। लेकिन वेस्ट बंगाल में वो 1977 से अभी तक कोई नेशनल पार्टी, कांग्रेस हो या बीजेपी, पावर का पास नहीं आ सका। ये एक सिर्फ 2 साल इन्होंने, जब ममता ने आया था, इन्होंने सभी को इकट्ठा किया करके, कांग्रेस भी था उस जोट में, लेकिन उसके बाद इन्होंने सभी को खा गया, सबका पास से एमएलएज ले लिया, एमपीज ले लिया, सिर्फ जिसको हम सीधा तरह से पोचिंग बोलते हैं। तो वो सब छोड़ के चला गया, इसका कोalition नहीं रहा। ये है बात। तो अभी इस वजह से जब ये चेंज का बात होता है और नेशनल पार्टी कोई इधर में आ जाता है, तब एक बड़ा क्या बताएं कि दोनों ही है कि हमको ऐसा थोड़ा हटके ना, थोड़ा हटके सिस्टम का हटके हो जाते हैं। उसके बाद भी तो नेशनल पॉलिटिक्स के ये बीजेपी को कोई किसी को पसंद है, किसी को पसंद नहीं है, वो बातें आ जाता। और एक बात के लिए ये होता है क्योंकि इस स्टेट में जम्मू कश्मीर, असम, उसके बाद वेस्ट बंगाल में सबसे ज्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन है। तो जिनको जिनको बीजेपी का एंटी माना जाता। अब अभी तक जो इलेक्शन था, इसमें ये 90s से ज्यादातर से शुरू हुआ। लेफ्ट जब
क्षमता में आया था तब वो कोई जाति का आधार पर नहीं आया था, ठीक है, मूवमेंट का वजह से आए थे। लेकिन बाद में वो कोई 2 टर्म का बाद जब उसमें एंटी एस्टेब्लिशमेंट होने लगा, तब इन्होंने पकड़ लिया कि इसको नाश करो, इस कॉन्स्टिट्यूएंसी को नाश करो और एक वोट बैंक बना लो अपना। तो वो वोट बैंक बना, वो वोट बैंक और जो शेड्यूल्ड कास्ट है, ये शेड्यूल्ड कास्ट और मुस्लिम वोट बैंक ये 2011 में शिफ्ट हो गया था ममता का पास से, सॉरी सीपीएम का पास से ममता का पास में। तो इस वजह से रिजल्ट उल्टा हो गया। अब इन दोनों मिला के कोई हाफ होते हैं हमारा जो टोटल में मुस्लिम होते हैं 29% और इनका कोई 22% ऐसा 22-23% कुल मिला के, तो ये बहुत बड़ा एक चंक होते हैं। अब ये जो इलेक्शन है, इस इलेक्शन में, और इसको ये भी बताना चाहिए, कोई 80 अराउंड 80 सीट में मुस्लिम पॉपुलेशन इज 30% और अबव। ओके, तो इनके इसलिए क्या होता है कि एक नैरेटिव बन गया था कि तुमको अगर ये वोट नहीं मिला तब तुम पावर में नहीं आ सकोगे। अब ये नैरेटिव अभी चैलेंज्ड हो गया, इसीलिए ये इलेक्शन बहुत महत्वपूर्ण है। और सबसे एक लास्ट जो है कि रीजनल पार्टी का रूल चला और इसमें कॉन्फ्लिक्ट विद सेंटर वाज अ प्राइमरी नैरेटिव। हर वक्त हमारा यहाँ आप देखिएगा, कोई लेफ्ट हो, जैसे राजीव गांधी का लिटरेसी मिशन आया था तो ज्योति बासु गवर्नमेंट उसको नहीं लिया। अब कोई आयुष्मान भारत आया तो यहाँ पे बोला नहीं लेगा, सेंट्रल का स्कीम आया तो बोला कि उसका नाम बदल दो। ये चलता ही रहता है हमारा ये। हम लोग कुछ वजह से क्या बताए कि थोड़ा सा परेशान भी है, हर वक्त ये झगड़ा चलता। तो ये अभी जो बीजेपी ने जो नैरेटिव लाया कि डबल इंजन गवर्नमेंट, इसका सीधा साधा बात है कि कोऑर्डिनेशन में काम चले। तो ये एक बड़ा चेंज है हमारा तरफ से कि 50 साल हम आइसोलेटेड रह चुके, और इसका कुछ प्राइस तो जरूर होगा, अब माने या ना माने दूसरा बात, लेकिन प्राइस तो है, इसमें पॉलिसी में हो जाता है, गवर्नेंस में हो जाता है। ये सब है। अच्छा 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 अच्छा, आपने आपने सेंटर और स्टेट का झगड़े की बात बताई। क्या बीजेपी की तरफ से इस बात के कहने का कोई जनता पर असर पड़ेगा कि सेंटर में बीजेपी की सरकार है, स्टेट में भी बीजेपी की सरकार होगी तो वो बेहतर तालमेल से काम कर पाएगी, राज्य की तरक्की हो पाएगी? क्या आपको लगता है कि ममता दीदी का जो अट्रैक्शन है या वो सपोर्ट बेस बीजेपी के इस स्टेटमेंट से कुछ हिल सकता है, चेंज हो सकता है? क्या आपको लगता है? ये चेंज हुआ ना, ये चेंज तो हुआ। ये 2019 का रिजल्ट देखे और जैसे ग्राउंड में देखिए, 2 चीजें चेंज हुआ। एक, जैसे आप तृणमूल का इस साल का मैनिफेस्टो देखें, उसमें माइनॉरिटीज का बारे में एक भी बात नहीं है। अब माइनॉरिटीज का जो सीट था उसको भी घटाया गया, और शेड्यूल्ड कास्ट का जो रिजर्व सीट था उससे ज्यादा नॉमिनेशन दिया गया। तो इसका मतलब यह है कि दूसरी तरफ ये जो हम बोल रहे थे कि ये एक वोट बैंक है, इसको छोड़ के तुम कुछ नहीं कर पाओगे, इसका लिवरेजिंग फैक्टर जो था, जो वो उल्टा तरफ, ये जो शेड्यूल्ड कास्ट ट्राइब है, ट्राइब हमारा यहाँ बहुत कम है, 6% का कम, तो ये दोनों मिला के ये इसको न्यूट्रलाइज कर रहा है। ओके, ये दोनों चला इस बीजेपी का पास कंसोलिडेटेड हो गया ज्यादातर से। तो अब रहा कि बात यह है कि ये इकोनॉमिक जो फैक्टर है, इसको क्या जनता मानते हैं या नहीं मानते हैं। देखिए, वेस्ट बंगाल का जो, अब फिर आपको मैं मैनिफेस्टो में ले जाते हैं। अब देखिए मैनिफेस्टो में क्या बोला है। उसमें बोला है कि तुमको ये चाहिए, तुमको फैमिली को 1000 रुपया दिया जाएगा महीना में, इसमें तुम मर जाओगे तो उसमें भी रुपया दिया जाएगा, कोई 1000, 2000, 1500, ऐसा कुछ सम, 500 रुपया। अब ये इसका मतलब क्या है, ये जो रुपया होता है बहुत कम है आज, जो एनरेगा का जो जमाना में अब देखे तो ये बहुत ही कम है। तो इसका बात क्यों कर रहा है? इसका मतलब ये है कि इतना साल तक, देखिए ममता जी लेफ्ट का एक एक्सटेंशन है,
उसका सब कुछ देखे तो इतना साल ये सब गरीबी का बारे में इतना चर्चा का बाद आपने जो किया वो ये है कि आपने इक्वलिटी लाया था, लेकिन नो इक्वलिटी बहुत लो लेवल इक्विलिब्रियम में था। जैसे कि सभी को 500 रुपया करके है, और कोई किसी भी समाज होते हैं जिसमें इनइक्वलिटी है कि किसी का पास 1000 रुपया है और किसी का पास 50,000 है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, सब कुछ बहुत नीचे है। जो अब ये कारण है कि आप देखें कि इतना माइग्रेंट क्यों है। अगर आप हमारा देश में अभी तक ये माइग्रेंट का बारे में, इंटरनल जो माइग्रेशन होता है, ये माना जाता कि 80% इंटरनल माइग्रेंट्स है इंडिया में। तो लेकिन इसका ज्यादा डेटाबेस नहीं है हमारा पास, ये तो साफ हो गया, और नहीं है, हम जानते हैं। तो सेंसस में जो निकाल के आते हैं उसका विचार से हम ये बोल सकते हैं कि वेस्ट बंगाल 4th लार्जेस्ट है आउट माइग्रेशन में, ठीक है। अब वो जो डेटा है शायद वो ठीक नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग जाते हैं 2 महीना करके, साल में रहता है 3 महीना करके रहते हैं। तो अगर नॉन एग्रीकल्चर सीजन में जाए हमारा कोई हाफ ऑफ द डिस्ट्रिक्ट्स में, आपको गांव में लोग नहीं मिलेगा। लड़के भी, जो जवान लड़की है उसको भी नहीं मिलेगा। तो देखिए, इतना सारा जब माइग्रेशन होगा काम के वजह से, इसका मतलब यहाँ पे पैसा नहीं है, बाहर पैसा है। एडुकेटेड भी जा रहा है। आपको मालूम होगा, सब जो जितना मेट्रो सिटीज है उसमें 30 साल के नीचे जो उम्र वाला जो होते हैं, उसका जनसंख्या परसेंटेज के हिसाब से कलकत्ता में सबसे कम है। इसका मतलब एडुकेटेड वर्किंग पॉपुलेशन, अनएडुकेटेड वर्किंग पॉपुलेशन सब जा रहा है। तो जब जा रहा है बाहर का स्टेट में जा रहा है, कहां जा रहा है? साउथ में जा रहा है, कभी कर्नाटक जा रहा है, कभी गुजरात जा रहा है, केरला जा रहा है, पंजाब जा रहा है। पंजाब में तो बहुत सालों से यहाँ से एग्रीकल्चरल लेबर जाते हैं, गुजरात में बहुत सालों से जाते हैं, तो वहां पे ज्यादा मिलते हैं। अब वहां का क्या माहौल है, वहां पे मारा पीटा होता। अब ये ज्यादातर से आप देखिएगा तो मुस्लिम्स ज्यादा होते हैं उसमें। हमारा 2 डिस्ट्रिक्ट है, मालदा और मुर्शिदाबाद, ये दोनों से एकदम भर के, आप अगर देखिएगा उस स्टेशन से अहमदाबाद का ट्रेन है, बहुत लंबा लंबा ट्रेन है वहां से, तो ये सब माइग्रेंट लेबर के लिए। तो ये लोग जाते हैं, इसका अपना एक सोच है कि क्या ठीक है। और दूसरा बात, आपका इंफॉर्मेशन वाला आ गया। अब पेपर पढ़ के, टीवी सुन के कोई अपना सोच नहीं बनाता, वो खुद का बनाते हैं। तो इसलिए क्या होता है कि उसको डेफिनेटली ये अट्रैक्ट कर रहा है। वो ये सेंटर स्टेट वगैरह वगैरह ये तो समझते नहीं है, लेकिन इसको ये समझना जरूर है, ये तो देख रहा है कि अगर वो बोला कि इस ये होगा कुछ कुछ बारे में, जैसे ये भी सच है कि आप अगर रोड इन हाईवेज इम्प्लीमेंटेशन में देखे तो ये सरकार का बहुत परफॉर्मेंस अच्छा है। एनीवे, तो उसको ये लो इक्विलिब्रियम से, ये लो बेरोजगारी से, ये कम रोजगारी से मुक्ति चाहिए, मुक्ति चाहिए। ये वो भी ढूंढ रहा है। तो किसको कब अच्छा लगे ये तो बात तो दूसरा है, इसमें होगा ये नहीं होगा वो दूसरा बात है। अच्छा, आपने ये जो लो इक्विलिब्रियम की बात कही, मैं चूंकि विदेशों में भी बहुत गया हूं, और जहां जहां भी कम्युनिज्म से इन्फ्लुएंस्ड सरकारें रही हैं, उनके यहाँ एक कॉमन एक चीज मैंने देखी है, चाहे वो इराक का सद्दाम हुसैन हो या गद्दाफी हो लीबिया के, और मुल्कों में भी ऐसी चीजें सामने आती हैं कि कम्युनिज्म जिनके दिमागों में होता है हुक्मरानों के, वो बहुत कम सैलरी पर काम करा करके खाने पीने की चीजें राशन पर देती हैं। एक तरह से उन्हें गरीब रखने का इंतजाम रखा जाता है। ऐसा ही कुछ ऐसा लग रहा है कि लेफ्ट पार्टीज ने, या इसके बाद जो लेफ्ट का एक्सटेंशन आपने बताया। अब जो मैं पूछना चाहता हूं वो ये कि क्या बीजेपी इस बार कोई वाकई हुकूमत में आने की हालत तक पहुंच सकेगी? आपको क्या लगता है? अभी हालांकि बहुत ही बिफोर टाइम है ये बात, लेकिन आपका अपना असेसमेंट क्या है कि वो क्या, जबकि बीजेपी पूरे देश में बेरोजगारी फैलाने में या लोगों को बेरोजगार करने में, मोनेटाइजेशन डीमोनेटाइजेशन के नतीजे में, लॉकडाउन का मिसमैनेजमेंट में, उसकी वजह से पूरे देश में बेरोजगारी की हालत बहुत बड़ी है, लेकिन फिर भी
क्या बीजेपी अट्रैक्ट कर पाएगी वेस्ट बंगाल के वोटर्स को? फर्स्ट एक थोड़ा सा अमेंडमेंट कि आप जो बोले हैं मार्क्सिस्ट, आप अगर केरला में देखें ऐसा नहीं हुआ। हम एक आंकड़ा देते हैं आपको। 2011 में केरला का चाय इंडस्ट्री में, प्लांटेशन में जो डेली वेज होते हैं वो 250 रुपया का आसपास था। ठीक है। उस समय हमारा वेस्ट बंगाल में, हमारा नॉर्थ बंगाल जो है वहां पे इंडिया का कोई 22% चाय होते हैं। वहां का वेजेस था 86 रुपीज ओनली। ओके, राइट। तो ये मैं बोल रहा था कि आप अगर वेस्ट बंगाल का गांव में घूमिएगा तो आपको पता आएगा कि पैसा कम है। और सब जो पैसा है, पैसा का एक ही सोर्स होता है यहाँ पे, ये पॉलिटिक्स का साथ जुड़ा रहना। ठीक है। जैसे कि ये पॉलिटिक्स आपको वो जॉब कार्ड देगा, उसका बदले में आपको मीटिंग में जाना है। ये पॉलिटिक्स आपको कोई 10,000 रुपया का रास्ता का सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं, सिविक बोलते हैं इसको, वो देगा, उसका बदले में आपको मीटिंग में जाना है, वो करना है, वो करना है। तो यहाँ और कुछ नहीं है। वो 10,000, 20, 15,000, 14,000 ये में चल रहा है सब कुछ। और जब पैसा आपको मिलना है, पॉलिटिशियन का पास बहुत पैसा हो गया, देख लिया आपने। तो ये पैसा का सोर्स पूरा इलीगल होते हैं, जो हम लूजली कट मनी वगैरह वगैरह बोलते हैं। तो ये है वेस्ट बंगाल का सिचुएशन। केरला का सिचुएशन से बहुत डिफरेंट है। ठीक है। और आपका जो दूसरा बात था कि वेस्ट बंगाल में बीजेपी का क्या आने का पॉसिबिलिटी कितना है, पावर में आने का। देखिए, अगर मेरे को आप ग्राउंड का बात बोले, दो चीजें हैं। आपको मालूम है वेस्ट बंगाल में पोलिंग परसेंटेज बहुत हाई है, कोई 80% के आसपास। इसका मतलब एक ही है, इसका मतलब है कि यहाँ पे वोट नहीं होता, वोट कराया जाता। इसका मतलब है कि सोचिए कि ये अपोजिशन का वोटर है, तो हम उसको नहीं जाने देगा, घर से नहीं जाने देगा। और हमारा, और दूसरा जो है, उसको वोट देके अपने को खुद को प्रूव करना है कि हम तुम्हारा साथ है। अगर वो नहीं वोट दिया, कोई गप मार रहा है, तो ये प्रूफ साबित हो जाएगा कि तुम हमारा साथ नहीं है। तो इसलिए ये इतना इतना टेंस पॉलिटिकल सीन रहता है यहाँ पे। इसलिए वोट एक सिंपल मैकेनिज्म है नहीं, ये करवा जाता। तो लेफ्ट ने इसको बनाया था, और उसको उसका जो बोलते थे कि इलेक्शन मशीनरी, इलेक्शनियरी, ये एक नया टर्म लाया था। उन्होंने नहीं, हम लोग ने बोलते थे। अभी बात यह है कि अगर अपने ग्राउंड सिचुएशन बताएं तो मैं कुछ छोटा मोटा एग्जांपल देता हूं। हमारा कलकत्ता का पास दो डिस्ट्रिक्ट्स है, एकदम सटा हुआ है। एक है नॉर्थ 24 परगना और एक है साउथ 24 परगना। इन दोनों में मिला के, कुल मिला के 63 सीट्स है, 63। इसका मतलब 21%, 1/5 ऑफ द टोटल सीट्स इन द स्टेट। ठीक है। ये 63 सीट में 2016 में तृणमूल का 53 सीट्स था। इसका मतलब सब पार्टी मिला के, अदर तृणमूल छोड़ के और सब पार्टी मिला के सिर्फ 8 सीट्स। साउथ 24 परगना डिस्ट्रिक्ट में 36% मुस्लिम है, वहां पे ऑपोजिशन का पास सिर्फ। नॉर्थ 24 परगना में 26% मुस्लिम वोट है, वहां पे ऑपोजिशन का पास 6 सीट्स हैं। तो ये था सिचुएशन। उस सिचुएशन में आपको मैंने पहले बोला था कि मुस्लिम वोट का जो है वो एक तरफ जाता था, और हिंदू वोट में आपको अगर 10%, 15% आपको मिल गया, बस आपका बन जाएगा। तो ये चल रहा था। अभी जो सिचुएशन हुआ कि ये देखिए, हम जब एक डिस्ट्रिक्ट का बात करते हैं, आप तो हम बोलते हैं कि यहाँ पे 26%, 30% होते हैं, लेकिन असल में क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन में अंतर होता है। कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी में 70% होता है, किसी में 15% होते हैं। ठीक है। तो
आज का हिसाब से अगर वोट हुआ दूसरा, कुछ दिन लास्ट वीक में हम गए थे नॉर्थ 24 परगना, वहां पे 33 सीट्स है। मेरा हिसाब में वहां पे अभी बीजेपी का एक ही सीट है, ठीक है। मेरा हिसाब में वहां पे इस साल बीजेपी को कोई 15 का आसपास सीट मिलना चाहिए। बहुत ठीक है, बड़ी बढ़त, बहुत ज्यादा बढ़त आप महसूस सोचते हैं कि काफी बढ़ेगा? हाँ, काफी बढ़ेगा, क्योंकि जो जहां पे हिंदू माइनॉरिटी है। अच्छा, ये जो हिसाब मैंने किया, ये मुस्लिम वोट का कोई स्प्लिट सोच के नहीं किया। अब देखिए, हिंदू ने अगर, देखिए वोटर तो आदमी होता है, हिंदू मुसलमान का क्या होता है इसका, हमारा अगर लॉ एंड ऑर्डर में इशू है तो उसका भी तो है। तो लेकिन मुसलमान लोगों का पास कोई चारा नहीं है, क्योंकि लेफ्ट को वोट देना तो यूजलेस है, वो पावर में नहीं आएगी। तो अब किसको वोट देगा? तो अब इसमें क्या हुआ कि जो इन्होंने मुस्लिम का सपोर्ट में बना रहा था, तो ये जो आईएसएफ करके आ गया एक नया बंदा, इंडियन सेकुलर फ्रंट बोलते हैं, ये एक पीर ज्यादा है, तो इन्होंने बनाया। अब यंग जो मुस्लिम्स है इसका पीछे भागा। इनका हमने जो इतना इसको जितना दूर तक सुना, इसका विजन क्लियर है। इन्होंने बोल रहा है कि हम एक दिन में इतना सारे सीट हमको नहीं मिलेगा, लेकिन हमको अपना खुद का बनाना है। तो ये हम इसलिए बोला कि मैंने जितना दूर तक देखा कि मुसलमानों में तीन डिफरेंट सेगमेंट्स हो गया। एक जो तृणमूल का साथ रहता है, ये मिडिल एजेड और जो बूढ़ा है, ये लोग एक तरफ से स्ट्रैटेजिक तरह से सोचते हैं, और जो यंग है इनको फिर सहन नहीं जाता। क्योंकि देखिए, आपको अगर ऐसा हो कि मेरे को इस पार्टी का वजह से और किसी का पास जाने का कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो इस पार्टी तो मेरे को उतना नहीं पूछेगा ना, उतना क्या है मेरे तो। इसलिए इस बार का जो मैनिफेस्टो है उसमें तो माइनॉरिटी वाला बात नहीं आया, क्योंकि माइनॉरिटी वोट आना ही है उसके पास। तो ये यंग जो जनरेशन है इसको टॉलरेट नहीं होता, तो वो चला गया इस पास। इसका जो मीटिंग्स होते हैं, हमको नहीं मालूम इसको कितना वोट मिलेगा, क्योंकि लेकिन इसका भीड़ बहुत हो रहा है। और दूसरा एक सेक्शन है कि जिसको लगता है कि ये दोनों को अपोज करता है, जिसको लगता है कि मेजॉरिटी का साथ रहो और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो बीजेपी को इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं देखते हैं। तो अगर आप ये जो एक लास्ट इलेक्शन का बाद 2014-2015 का बाद एक इसका लोक नीति ISDS CSDS एक पोस्ट पोल सर्वे किया, ठीक है, वो हिंदू में आया था। उसमें वो बोला था कि 2019 में बीजेपी का जो मुस्लिम वोट शेयर है वो बहुत ही कम है, लेकिन वो डबल हो गया। अब इस साल में बीजेपी को उससे भी ज्यादा वोट मिलना चाहिए। अब इसके लास्ट पार्ट, ये सब हम बात कर रहे हैं जो अभी तक का सिचुएशन है। लेकिन आपको मैंने बोला कि वोट कराया जाता है, यहाँ पे वोट नहीं होता। ऐसे नहीं है कि आप चले जाओ अपना मर्जी में और वोट दे दो, काइंड ऑफ वोटर्स आर टेकन टू द पोलिंग बूथ। तो अभी क्या है कि अभी परीक्षा है कि बीजेपी का वो ग्राउंड स्ट्रेंथ है या नहीं। वो अगर इलेक्शनरिंग कर नहीं पाया तो चांस छूट भी सकता है, और वो कर पाया तो ममता का मुश्किल है, मेरे को तो ऐसा लगता है। जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया प्रतिम रंजन बोस साहब, आपने हमें कलकत्ता से बहुत ही बारीकी से इंफॉर्मेशन दी, और आपने दोनों सिचुएशन बताई कि बीजेपी की सीट्स बढ़ेंगी, ऐसे चांसेस काफी हैं। हुकूमत बना पाएंगे नहीं बना पाएंगे अभी कुछ कहना बहुत मुश्किल है, और वो अगर इलेक्शनरिंग नहीं कर पाए अपने तरीके से तो हो सकता है ये चांस भी उसके हाथ से छूट जाए। लेकिन ममता जी के लिए मुश्किल है, कहां तक पहुंच पाएंगी ये तकरीबन आपने हमें बताया। और मुस्लिम्स में भी तीन अलग अलग सेक्शंस, अलग अलग सोच हैं, ये भी आपने बताया।
आमतौर पर वेस्ट बंगाल से बाहर के लोग उसको उस तरह से नहीं समझ सकते, नहीं समझ पाते। आपने बीजेपी के जो तरीका है उनका, उसके बारे में भी बताया। लेकिन बहरहाल ये एक नया तजर्बा होगा वेस्ट बंगाल में अगर बीजेपी की सरकार बनती है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। इसी के साथ मैं अपने दर्शकों से कहना चाहूंगा कि हमारी कोशिश रहती है कि हम जहां से खबर है वहीं से किसी जानकार से, किसी ज्यादा समझदार और तजर्बेकार इंसान से हम आपकी मुलाकात कराएं। तो वेस्ट बंगाल की सूरत हाल ये है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।